T4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब सरकार ने गैंगस्टरों से निपटने के लिए अहम फैसला लिया है। इनसे निपटने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में तमाम पुलिस कमिश्नरों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि इसके लिए स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे जिनका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य में होगा, ताकि पुलिस थानों में कोऑर्डिनेट करने की कोई परेशानी ना हो। फोर्स को गैंगस्टर पर केस दर्ज करने से लेकर सजा दिलाने तक की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके जरिए पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म किया जाएगा। हर जिले का एसएसपी और पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स के साथ तालमेल रखेगा। आपको बता दें कि गैंगस्टरों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है, फिरौतियां मांग रहे हैं। आए दिन दिहाड़े हत्याएं भी हो जाती हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना रखा है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुद्दा उठाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में 5 कांग्रेसियों की हत्या हो चुकी है। एक दिन पहले यानी कि कल लुधियाना में कांग्रेस के वार्ड प्रधान की हत्या कर दी गई। सिद्धू ने इसे जंगल राज करार दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर हत्यारे नहीं पकड़े गए तो कांग्रेस की लीडरशिप पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देगी। सब तो पहला मूल अधिकार किसी भी बंदे का अमन अमान और ਉਹਦੇ जान माल की राखी है। इस तो उत्ते कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और घरे आके दिन दिहाड़े गोलियां मार के दिन दिहाड़े बच के गए डंगा नाल रौडां पईयां होईयां ने 15 समझो। ये इस तरह की जिहड़ी बर्बरता अराजकता और कुशासन ये ज्यादा देर चलनी नहीं। समझते हो मेरी गल? ये कानून व्यवस्था तो उत्ते लॉ एंड ऑर्डर तो उत्ते कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। चरखे कट्टो पर इत्थे लोगों की जान की हिफाजत होनी चाहिए। ये ਉਹਦੇ बिल्कुल ही ऑपोजिट है। और मैं अज तुहानूं कह रहा असीं पोस्टमार्टम नहीं होने देना। ਅਸੀਂ लाश ਉੱਥੇ ही रखनी है जब तक बंदे अरेस्ट नहीं होंगे। वैसे तो कमिश्नर साहब नूं इन्नी की समझ होनी चाहिए है कि इत्थे 10-12 एमएलए बैठे हैं, उन्होंने इन्ना कि इन्फॉर्म करना चाहिए सानू। लेकिन सानू पुलिस की इज्जत है। असी बुधवार तक का टाइम दिंदे आ, नहीं तो फिर कमिश्नरेट घेरांगे और मैं सब तो अगे खड़ूंगा जो मर्जी हो जाए, क्योंकि इस तो उत्ते साडे लिए कोई लड़ाई नहीं। अमृतसर के नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह ने आज अपना कार्यभार संभालने से पहले श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका और लोगों से अपील की कि वे सड़कों पर किए हुए कब्जों को खुद ही हटा लें, प्रशासन को सख्ती करने के लिए मजबूर ना करें। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाने के बाद चर्चा में आए थे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि वे अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। हमेशा ये आरोप लगते रहे कि यदि सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी अच्छी है तो फिर आखिरकार नेता और बड़े अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा क्यों नहीं दिलवाते हैं। परमात्मा ने इन्नी मेरे ते किरमा कीती हैगी है कि मैनू गुरु की नगरी में सेवा करन दा मौका दिता है। मैं अज ही दरबार साहब आके ही अरदास की है कि मैनू बल बख्शे कि मैं गुरु की नगरी की सेवा जिहड़ी है वो पूरी तंदेही नाल कर सकां। इस दे नाल ही जिले दीयां जिन्नियां भी समस्यावां हैगियां परमात्मा ही अरदास की भी मैनू बल बख्शे कि मैं अपनी एबिलिटीज़ दे बेस्ट ਉਹਦੇ ਤੇ परफॉर्म कर सकां ते जो भी लोगों ਨੂੰ एक एक्सैसिबल एडमिनिस्ट्रेशन देन विच जो साडा ऑनरेबल सीएम ਦਾ भी दिशा निर्देश हैं वो पूरी करवा सकां जी। आपका निर्देश है जी कि बैठ के सभा ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के लोगों ਦੇ मुश्किलां सुनन ये नवा आदेश है जी पहली बार लागू किया है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ जी बहुत ही वधिया उन्होंने वालों सानू ये दिशा निर्देश दिते गए ने। मैं इस गल जरूर धारणा करैक्ट करना चाहांगा जी, ये पहली बार नहीं है। एक परंपरा सीगी पुरानी कि डिप्टी कमिश्नर सत्थां विच जाके जिहड़े फैसले करते हुंदे सीगे। बतौर SDM मैं आप भी पटियाला विच कई वारी पिंडां दी सत्थ ते बह के फैसले कीते ने, पर हौली हौली जिहड़ा हुण युग भी थोड़ा आधुनिक हो गया हैगा
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲੀਕਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਣੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਖਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 2-2, 5-5 ਫੁੱਟ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਥੜੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ, ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਵਾਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾसन अपनी कार्रवाई आने वाले दिनों में जरूर करूंगा जी। कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ किया है कि उन्होंने एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात क्यों की थी। आपको बता दें कि एक दिन पहले खुद ही रवनीत बिट्टू ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के साथ अपनी फोटो शेयर की थी, जिसके बाद सियासी हलकों में घमासान मच गया था। देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 50-50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ 60% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 40 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੇਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, UT ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ MD ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ IAS ਪੋਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। BBMB ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ MP ਰਿਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ RDF ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਰੋਕਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਆ ਉਹ 'ਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ मिलते रहेंगे, गल करते रहेंगे, ਉਹਦਾ फायदा होगा। किसानों की ओर से गांवों में लगाए जा रहे स्मार्ट बिजली के मीटरों का विरोध करना शुरू कर दिया गया है और चेतावनी दी है, यदि सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो एक बार फिर उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, लेकिन सरकार को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਰਾਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ। ਦੱਸੋ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਜੋ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਾਕ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰਾਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। पंजाब पुलिस में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के जन्म दिवस पर मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमृतसर में आज 41 कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी गई। ये प्रयास पंजाब में नई सरकार बनने के बाद डीजीपी वीके भावरा की ओर से किया गया है ताकि पुलिस वालों को तनाव मुक्त रखा जा सके। केंद्रीय आईबी मिनिस्ट्री ने मंगलवार को 22 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए हैं। इनमें 4 पाकिस्तानी बेस्ड यूट्यूब चैनल भी हैं। मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि ये चैनल भारत की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और विदेश संबंधों के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। यह पहला मौका है कि जब 18 भारतीय यूट्यूब चैनल को आईटी नियम 2021 के तहत बैन किया गया है। इससे पहले जितने भी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए गए थे वो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, दरार पैदा करने का प्रयास करते थे, भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे। और ये अधिकतर चैनल्स पहले पाकिस्तान से चलते थे। इस बार के जो 22 चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है यूट्यूब वाले, उनमें से 18 चैनल्स भारत में चलते थे और 4 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से चलते थे। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 22 यूट्यूब चैनल जिनको ब्लॉक किया गया है, उनके कुल व्यूज जो है 262 करोड़ थे। ये जो दुष्प्रचार, भ्रम, भय फैलाने का काम किया जाता था, उसका भारत के दुनिया भर के देशों के साथ रिश्तों पर प्रभाव पड़े उस तरह का भी था। कोविड से लेकर दुष्प्रचार किया गया वो भी था। यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हो तो उस तरह की बातें भी उनके ऊपर थी। बहुत सारी ऐसी बातें जो आईटी रूल्स के खिलाफ हैं, उसके कंप्लायंट भी नहीं थे। और ये सब चीजों पर ध्यान देने के बाद इन 22 यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई की गई, इनको तुरंत ब्लॉक कर दिया गया है। और मैं आज एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं कि जो भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स या कोई भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भारत के खिलाफ किया जाएगा, दुष्प्रचार करने के लिए, भय भ्रम फैलाने के लिए, या जो भारत की खिलाफ ऐसी ताकतें काम करेंगी, उनके खिलाफ इसी तरह से कड़े कदम आगे भी भविष्य में उठाए जाएंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर के बरनाला स्थित निवास स्थान के बाहर टीचरों की ओर से प्रदर्शन से आम आदमी भड़क गई है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी टीचरों की छुट्टियां कैंसिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी जिला शिक्षा अफसरों को तुरंत ये अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए कहा है और इसकी रिपोर्ट भी तलब की गई है। इस आदेश में यह कहा गया है कि 4 अप्रैल को टीचर घरेलू या जरूरी काम के लिए छुट्टी लेकर शिक्षा मंत्री के घर के बाहर धरने में शामिल हुए, उनकी छुट्टी कैंसिल की जाए। ऐसा ना हुआ तो जिम्मेदारी जिला शिक्षा
जिला शिक्षा अफसरों की होगी। वहीं कांग्रेस विधायक राजा अमरिंदर वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से पूछा है, यह कैसा बदलाव है जहां अपने हकों के लिए लड़ना भी गुनाह हो गया। अमृतसर पुलिस ने एक खिलौना पिस्तौल के साथ लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी और उसके एक साथी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस ने इसका रिमांड भी ले लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मकबूलपुरा का रहने वाला है। बिना नंबर की मोटरसाइकिल के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने यह बताया था कि उसके पास और भी हथियार हैं और पुलिस ने आरोपी के घर में रेड की और उसके घर से 3 पिस्टल बरामद किए। आरोपी से एक खिलौना गन, एक एयर गन और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा आमने सामने हो गए हैं। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ पर हरियाणा के दावे का प्रस्ताव रखा। हरियाणा विधानसभा में पंजाब के चंडीगढ़ का पूर्ण अधिकार देने के प्रस्ताव पर चिंता भी जताई गई। हरियाणा ने सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी मांगने का भी प्रस्ताव पेश किया। साथ ही पंजाब सरकार के प्रस्ताव की निंदा की। इससे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 अप्रैल को प्रस्ताव पारित किया था। हरियाणा के प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा चल रही है। चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सर्विस नियम लागू करने के बाद दोनों राज्यों में विवाद फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी संकल्प प्रस्ताव पढ़ा और कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी पर हरियाणा का संवैधानिक अधिकार है। एसवाईएल नहर को जल्द पूरा करने के लिए 7 बार प्रस्ताव पारित किए गए थे। सभी पानी के दावों को बरकरार रखा। पंजाब ने हरियाणा के दावे को नामंजूर करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए। 1 अप्रैल 2022 को पंजाब विधानसभा में विधेयक पारित किए गए। इसीलिए सदन पंजाब के प्रस्ताव पर चिंता प्रकट करता है। यह हरियाणा के लोगों को कतई स्वीकार नहीं होगा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी पार्षद पुत्र सौरभ मदान मिट्ठू ने साथी पार्षद पति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि हल्के में विकास के लिए आए 10 करोड़ रुपए में से महज 2 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। वहीं करीब 600 स्पोर्ट्स किट्स, 300 ट्रैक सूट और शूज गायब करने के अलावा सोसाइटियों में ट्रांसफर करके 42 लाख रुपए का गबन भी किया गया है। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर तेल कंपनियां लगातार रोज रेट बढ़ा रही हैं। हर रोज ये रेट बढ़ रहे हैं। हाल में 15 दिनों में 13 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इनमें से 10 बार 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकतर तेल कंपनियां हर बार कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी क्यों करती हैं? पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि करने को लेकर तेल कंपनियों के पास एक सर्कुलर आया था, जिसमें हिदायत दी गई थी कि इनकी कीमतों में अधिकतम बढ़ोतरी प्रतिदिन 1 रुपए से अधिक नहीं की जा सकती है। इसके बाद से कंपनियों ने तय कर लिया कि 80 पैसे ही प्रति लीटर तेल के दाम बढ़ा जाएंगे। पेट्रोल डीजल की हर रोज बढ़ रही कीमतों को लेकर मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि देश में तेल की कीमतों में इजाफा मुख्य तौर पर अंतरराष्ट्रीय वजह के चलते हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में तेल का भाव 5% तक बढ़ाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी अन्य देशों की कीमतों का 10वां हिस्सा है। अप्रैल 2021 और 22 मार्च के बीच गैसोलीन यानी पेट्रोल की कीमतों में अमेरिका में 51%, कनाडा में 52%, जर्मनी में 55%, ब्रिटेन में 55%, फ्रांस में 50%, स्पेन में 58% बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसकी तुलना में भारत में केवल 5% ही तेल की कीमतों में वृद्धि की गई है। इसी को लेकर राहुल गांधी की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है सरकार की जन धन लूट योजना। उन्होंने कहा कि जब 2014 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो प्रति बैरल तेल की कीमत थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 108 रुपए प्रति बैरल, और अब जबकि केंद्र में एनडीए की भाजपा सरकार है तो तेल की कीमत है 99 रुपए 44 पैसे। तो आखिरकार तेल की कीमतें इतनी महंगी क्यों हो रही हैं? पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी का गला घोंटा जा रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी ने कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई है, जिसमें उनके परिवार और फर्मों से संबंधित
4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने प्रदेश में शराब की बिक्री और दाम तय करने की जिम्मेदारी पंजाबियों पर छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 जुलाई से लागू होने वाली आबकारी नीति बनाते समय संबंधित अधिकारियों के अलावा आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव अगले 15 दिनों में सरकार को दिए जा सकेंगे। इसके लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब में अब तक बनी सरकारों ने जो भी आबकारी नीति लागू की वह शराब की सबसे ज्यादा खपत वाले इस राज्य में सरकारी खजाना भरने में नाकाम साबित होती रही। पंजाब के आबकारी आयुक्त रजत अग्रवाल की ओर से यह बताया गया है कि प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे और समृद्ध करने के लिए आम जनता समेत लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। नई आबकारी नीति को अंतिम रूप देने से पहले अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन भी शुरू कर दिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने भी इस नीति के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों की एक टीम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों पर भेजी थी, जहां पर शराब की बिक्री राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कैबिनेट मंत्रियों की टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आपको बता दें कि शराब की अवैध तौर पर बिक्री और इसके ठेकेदारों को लेकर हमेशा ही पंजाब सरकार के नेता निशाने पर रहे हैं। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये आरोप लगते रहे हैं कि जो पैसा शराब की कमाई से सरकारी खजाने में जाना चाहिए वह कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और यह आरोप अपने ऊपर कतई नहीं लगने देना चाहती कि शराब का एक कारोबार एक बार फिर उन्हीं हाथों में सौंप दिया गया जो पहले इसका कारोबार कर रहे थे। इसलिए यह नई नीति बनाई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि यह नई नीति जो है दिल्ली की तर्ज पर लाई जा सकती है, ताकि व्यापार में आसानी हो और बिचौलियों की गुटबंदी समाप्त हो और बड़े घरानों का एकाधिकार खत्म किया जा सके। दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा शराब की बिक्री की जाती है, जिससे होने वाली सारी आमदनी सीधे सरकार के खजाने में ही जाती है। पंजाब की सत्ता पर कांग्रेस वापसी तो कर लेती, लेकिन पार्टी के अंदर गुटबाजी ने ही कांग्रेस की सियासी नैया को डुबो दिया। हार के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर ढीले नहीं हुए हैं। वह पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुनने के लिए शक्ति प्रदर्शन और प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो सिद्धू कितना भी जोर आजमाइश कर लें, लेकिन पार्टी आलाकमान अब उन्हें अध्यक्ष बनाने की गलती दोबारा नहीं करेगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से कांग्रेस की यह बुरी तरह हार हुई है। अध्यक्षता को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू के शक्ति प्रदर्शन पर भी हाईकमान की पैनी नजर है। करीब 12 चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हर बैठक में नजर आ रहे हैं और इन्हीं के बल पर वह पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष कोई पुराना चेहरा ही चाहिए। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में प्रमुख तौर पर प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रगट सिंह के नाम शामिल हैं। इन्हीं तीनों में से विधायक दल के नेता और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को चुने जाने के क्यास लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रणजीत सिंह बिट्टू भी इस दौर में शामिल हैं। लगातार कांग्रेस की एक गुटबंदी ने ही कांग्रेस को इस कगार पर खड़ा कर दिया कि अब वह शायद अगली बार भी पंजाब की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।